आज 24 अप्रैल है। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन। उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात और सबसे बढ़कर ये कि सचिन, हैप्पी बर्थडे टू यू। दुनिया के कई दीगर स्पोर्ट्स जो जर्नलिस्ट हैं उनकी तरह मैंने भी सचिन के कई इंटरनेशनल मैचेस कवर किए हैं, उनकी कई खूबसूरत इनिंग्स मैंने देखी हैं। लेकिन दो मैचेस ऐसे हैं जो भुलाए नहीं भूलते। जी हाँ, उनमें से एक 1989 का उनका टेस्ट डेब्यू जो कराची के नेशनल स्टेडियम में हुआ था, जो मैंने कवर किया, और इसके अलावा 1994 में कोलंबो में होने वाली सिंगर ट्रॉफी का वो मैच जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की थी। और हम सब हैरान थे कि एक ऐसा बैट्समैन, इतना ज़बरदस्त बैट्समैन जिसने अपने 9वें टेस्ट मैच में ही सेंचुरी बना डाली थी, उसने इतना इंतज़ार क्यों किया वनडे इंटरनेशनल मैच में अपनी पहली सेंचुरी के लिए। वो उनका वनडे मैच नंबर 79 था, तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितना इंतज़ार किया अपनी पहली वनडे सेंचुरी के लिए। 2004 में जब इंडिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी, तो उस वक्त वक़ार यूनुस ने रिटायरमेंट ली थी इंटरनेशनल क्रिकेट से। उन्होंने अपना करियर जो है वो ख़त्म किया था। चूँकि वक़ार और सचिन का जो डेब्यू हुआ था वो एक ही साथ हुआ था 1989 में कराची के टेस्ट मैच में, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं सचिन से बात करूं, वक़ार यूनुस के बारे में उनकी राय लूं, उनके ख़यालात मालूम किए जाएं। तो मैंने इंडिया के जो टीम मैनेजमेंट के जो मीडिया मैनेजर थे उस वक्त, अमृत माथुर साहब, उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे कहा कि मुझे सिर्फ 2-4 मिनट आप दिलवा दें, सचिन से बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ वक़ार के बारे में बात करना और कोई मज़ीद बात आपने नहीं करनी। तो मैंने कहा बिल्कुल, आप भरोसा रखें। तो पिंडी टेस्ट जब ख़त्म हुआ, इंडिया ने वो मैच जीता था और साथ ही वो टेस्ट सीरीज़ भी जीती थी। तो इंडिया की जो टीम है वो मैच के बाद ड्रेसिंग रूम से निकलकर अपनी, जो कहना चाहिए कि टीम की बस की तरफ जा रहे थे तमाम खिलाड़ी। तो सचिन मेरी तरफ आए, रुके, अपना जो किट बैग था वो उन्होंने ज़मीन पर रखा और फिर मेरे साथ उन्होंने बात की। बड़े तहम्मुल से मेरे 2-3 जो सवालात थे वक़ार यूनुस के बारे में, बहुत खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने वक़ार यूनुस को खिराज तहसीन पेश किया था। तो आज हम अपने इस शो में सचिन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उनके क्रिकेट करियर की कोई, जो कहना चाहिए कि उस हवाले से हम बात नहीं करेंगे खालिस क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि उनकी जो ज़ात से जुड़े हुए कई दिलचस्प वाक़यात हैं, आज हम उन्हीं का ज़िक्र करेंगे। मज़ेदार वाक़यात हैं, आप भी यकीनन एंजॉय करेंगे इन वाक़यात को सुनकर। सचिन तेंदुलकर के बारे में ये बात बिल्कुल सादिक आती है, बिल्कुल पूरी उतरती है कि पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को बहुत कम लोगों को पता होगा कि शुरू में वो टेनिस के बड़े कहना चाहिए कि परिस्तार थे। ख़ास तौर पर जॉन मैकेनरो के वो बहुत बड़े मद्दाह थे। उन्हीं की तरह उन्होंने बाल भी बढ़ाए हुए थे, उन्हीं की तरह वो उनकी कॉपी करते थे। लेकिन उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन जब वो 11 साल के हुए तो फिर उनकी लाइफ में कहना चाहिए कि टर्निंग पॉइंट आया, जब उन्होंने टेनिस के बजाय क्रिकेट को अपनाया। और वो टर्निंग पॉइंट एक ऐसा था कि जब वो शिवाजी पार्क में गए, जहां समर कैंप लगा हुआ था, जहां उनकी मुलाकात एक कोच से हुई जो बाद में उनके गुरु का दर्जा बन गए, उनके लिए गुरु का उनकी हैसियत बन गई थी, कहना चाहिए। और वो थे रमाकांत असरेकर साहब। और उनकी कोचिंग में सचिन तेंदुलकर ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। उन्होंने जो उनको सिखाया, उनको सीखने की कोशिश की, जो उनको गाइडलाइंस दी, उनको अपनाया। और बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने बताई जो खुद सचिन कहते हैं कि वो उनको अपनाकर उन्होंने कामयाबी की राह अपनाई थी। और यही वजह है कि जब सचिन को भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड मिला, तो वो अवार्ड लेकर वो सीधे अपने गुरु रमाकांत असरेकर के पास गए और उनकी खिदमत में वो अवार्ड पेश किया। जो रमाकांत असरेकर हैं वो भी सचिन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, क्योंकि उनको पता था कि सचिन में बहुत ज़बरदस्त टैलेंट मौजूद है। और वो घंटों उनके साथ जो है वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे, ट्रेनिंग करते थे। और जब ट्रेनिंग में वक्फा आता था तो कोच जो थे वो अपने होनहार शागिर्द को जो है कुछ पैसे देते थे और कहते थे कि जाओ, जाकर जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक ले लो और वड़ा पाव खा लो।
तो ये उनकी ज़िंदगी की जो है वो इब्तिदा इस तरह हुई है उनकी क्रिकेट से मोहब्बत की, कि जब वो सिर्फ 11 साल के थे तो उसके बाद फिर उन्होंने पलट कर नहीं देखा। स्कूल क्रिकेट जो थी उसमें उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और ऐसा लगता है कि जैसे वो कंप्यूटर पे खेलते थे। ट्रिपल सेंचुरी हो या डबल सेंचुरी हो, जैसा कि सबको पता है विनोद कांबली के साथ उनकी जो है 600 से ज़्यादा रन्स की जो पार्टनरशिप थी हैरिस शील्ड के अंदर, वो तो कमाल की बैटिंग उन्होंने की, बल्कि बाद में भी ये सिलसिला जारी रहा। तो ये कुछ बचपन की ऐसी परफॉर्मेंस हैं जो सचिन को बहुत आगे ले जाने में बड़ी मददगार साबित हुई। अच्छा, एक और बड़े मज़े का वाक़या जो है मैं आपको बताता चलूँ कि जब सचिन तेंदुलकर ने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा चाइनीज़ खाने का तजुर्बा किया। उस वक़्त उनकी उम्र सिर्फ़ 9 साल थी, स्कूल में पढ़ रहे थे, उनके साथ जो है स्कूल के दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि चलें किसी दिन जो है हम चाइनीज़ फ़ूड का भी तजुर्बा करते हैं। तो उन्होंने 10-10 रुपए जो थे वो कंट्रीब्यूट किए, सब ने पैसे जमा किए और गए एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में। अब आप देखिए कि सचिन जो थे वो सबसे उम्र में उनसे सब दूसरे जो दोस्त थे उनसे छोटे थे, तो कोने में उनको जगह मिली और फिर वही हुआ कि जो बड़े जो हैं वो छोटों के साथ करते हैं, सीनियर्स जो होते हैं वो जूनियर के साथ करते हैं, जैसे स्कूलों में नॉर्मली होता है। तो बड़ों ने जो है बड़े मज़े से सूप पिया और चाइनीज़ फूड से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते रहे और एक कोने में बैठे हुए सचिन के हाथ में जो है वो सिर्फ़ कुछ चम्मच जो है वो फूड और कुछ जो है सूप आया और फिर वो भूखे प्यासे जो है वो घर गए और घर जाके उन्होंने फिर खाना खाया। तो ये उनके लिए कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था चाइनीज़ फूड का पहली मर्तबा। अच्छा, हमने हमेशा यही देखा है कि जो छोटे बच्चे और लड़के होते हैं उनको साइकिल का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। उनको ये होता है कि बाइसिकल उनके पास हो और वो जो है वो 2 पहिए की जो इस सवारी से लुत्फ़अंदोज़ हों, अपना कुछ काम भी करें, आने-जाने में भी उनको आसानी रहे। तो सचिन की भी यही ख़्वाहिश थी कि उनको बाइसिकल जो है वो उनके पेरेंट्स जो हैं वो ख़रीद के दे दें। लेकिन चूँकि माली हालात इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो वालिद जो थे वो टाल जाते थे, वो कहते थे कि नेक्स्ट वीक। लेकिन बिलाखिर उन्होंने देखा कि अब सचिन की ज़्यादा ख्वाहिश है और बहुत ज़्यादा वो चाह रहे हैं कि उनके पास बाइसिकल हो, तो उन्होंने ख़रीद के लाकर उनको दे दी। अब सचिन साहब जो हैं वो उन्होंने अपनी कॉलोनी में जो है वो बाइसिकल लेकर निकले हैं, साइकिल लेकर, और जो है एक सब्ज़ी वाला जो आ रहा था रेहड़ी लेके, उसको उन्होंने जाके अपनी साइकिल दे मारी और उसका नतीजा ये निकला कि वो खुद जो है वो कलाबाजियाँ खाते हुए नीचे गिरे और आँख के करीब उनके ऊपर यहाँ पे उनको 8 टाँके आए और अस्पताल ले गए और ये सारी चीज़ें हुई। फिर वालिद जो थे वो बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए थे कि ये अब क्या आइंदा कोई दोबारा इस तरह की उनको चोट ना लग जाए और हमें परेशानी में वो मुब्तला ना कर दें। तो फिर होता ये था कि जब वो साइकिल चलाकर घर आते थे तो रात को उनके वालिद जो है वो बाकायदा जो सचिन है उनका इंस्पेक्शन करते थे जब वो सो रहे होते थे और देखते थे कि नींद की हालत में वो किसी तकलीफ़ में तो मुब्तला नहीं है, किसी जिस्म के किसी हिस्से में उनको तकलीफ़ तो नहीं हो रही, उनके वो फीलिंग्स देखते थे। और अगर कभी ऐसा होता कि हाँ, कुछ हुआ है, तो वो समझ जाते थे कि आज दिन में जो है कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है, साइकिल से फिर कोई इन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी है कि जिससे जो है वो उनको तकलीफ़ हो रही है। लेकिन फिर बाद में जो है वो कॉलोनी वाले जो थे, उनके जो मोहल्लेदार या जो दोस्त अहबाब थे, वो ये देख कर हैरान रह गए कि सचिन जो थे वो एक पहिए पर जो है अपनी साइकिल चलाते हुए नज़र आते थे। अच्छा, ये बात तो सभी अच्छी तरह जानते हैं, सबको पता है कि इंडिया में 2 चीज़ों का जुनून जो है वो बहुत ज़्यादा है, एक क्रिकेट और एक म्यूज़िक। इसके बगैर जो इंडिया की जो हिस्ट्री कह लें, इंडिया के लोगों का जो मिज़ाज है, वो नामुकम्मल है। तो सचिन के घर में भी म्यूज़िक का शौक़ था, उनके जो भाई थे और उनके जो पेरेंट्स थे, वो म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और जब 70 की दिहाई में, आप सबको याद होगा, हमें भी याद है कि बिना का गीत माला जो है वो नशर होता था रेडियो सिलोन से और एक आवाज़ होती थी अमीन सायानी की, एक मखसूस लहजे में वो गानों की तरतीब बताया करते थे और लोग जो है उनको बड़ी यानी कहना चाहिए कि पसंदीदगी की से सुना करते थे। वो बहुत ही मकबूल तरीन प्रोग्राम था अपने दौर में। तो सचिन के घर में भी जो है ये प्रोग्राम सुना जाता था। और फिर जब उनके जो भाई थे, दोनों बड़े भाई, वो पंकज उधास की जो गज़लें हैं उनके बड़े शौकीन थे और एक भाई जब
दुबई से वापस आए बॉम्बे, तो अपने साथ जो है वो एल्बम लेकर आए थे उनकी गज़लों का, पंकज उधास की गज़लों का, और वो गज़लें सुनते थे। तो सचिन को जो है पहली मर्तबा जो म्यूज़िक से सही मानों में जो आशनाई हुई, वो यही गज़लों से हुई, लेकिन बाद में फिर उनकी अपनी पसंद भी आ गई। और फिर हमने ये भी देखा कि सचिन जो हैं वो जो फ़िल्मी दुनिया के जो शख्सियात हैं, बड़ी शख्सियात, उनसे उनका बहुत ही करीबी ताल्लुक़ रहा, एक मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता रहा, चाहे वो लता मंगेशकर हों, आशा भोसले हों, ए आर रहमान हों या कोई दूसरे जो फ़नकार हैं, वो सब सचिन से भी मोहब्बत करते थे और सचिन के दिल में भी इन तमाम फ़नकारों के लिए जो है वो एक नेक, कहना चाहिए कि बड़े खुशी और खुशगवार जो है जज़्बात और मोहब्बत होती थी। तो ये एक बड़ा ताल्लुक़ रहा सचिन तेंदुलकर का फ़िल्मी दुनिया से। ये सचिन तेंदुलकर की मुस्बत शख्सियत कह लें, उनकी मुस्बत जो सोच कह लें, उनका अंदाज़ कह लें, कि यही वजह है कि उनके पूरे करियर में हमें कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नज़र नहीं आती कि जिसमें वो नज़र आए हों। हमेशा एक पॉजिटिव अंदाज़ में उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली, और यही वजह है कि चाहे वो सहाफ़ी हों या शायकीन हों, हमेशा उन्होंने सचिन को प्यार दिया है। और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अगर हम देखें तो सचिन का मुजस्मा जो है वो नस्ब है, लेकिन सचिन की जो असल जगह है वो तो परिस्तारों के दिल में है। इस बार जो आपको याद आई है वो कहानी भी बहुत स्वीट है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, जहाँ क्रिकेट खेली जाती है वहाँ सचिन का नाम जब मुंह पे आता है, जब ज़ुबान पे आता है किसी के, तो चेहरे पे हंसी आती है, एक प्रकार की जो प्यार की भावना है वो हमें नज़र आती है। सचिन तेंदुलकर ऐसे खिलाड़ी है जिनके लिए हम ये नहीं मानते कि भाई ये हिंदुस्तानी है इसलिए ये लोग प्यार नहीं करेंगे। हर कोई व्यक्ति जो क्रिकेट खेलता है या क्रिकेट से प्यार करता है वो शायद सचिन को प्यार करता होगा। उसका ये बड़ा 50th बर्थडे जो लास्ट ईयर चालू हुआ था, 24 तारीख को ख़त्म हो रहा है, 50 ईयर्स वो कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी वजह से कुछ कहानियाँ, कुछ छोटे छोटे किस्से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर ना कि सिर्फ क्रिकेटर बल्कि एक अच्छे इनका इंसान की हैसियत से हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक जो कहानी है वो 2004 की है, जब इंडियन टीम पाकिस्तान के टूर पे आई थी और मुल्तान के टेस्ट में आपको पता है वीरेंद्र सहवाग ने 300 रन झाड़े थे, और उसके बाद सचिन तेंदुलकर जब अपने दोहरे शतक के बिल्कुल दरवाजे पे खड़े थे तो अचानक राहुल द्रविड़ ने जो इनिंग थी वो डिक्लेयर कर दी थी। सचिन 4 या 6 रन सिर्फ कम रह गए थे दोहरे शतक से, और वो बहुत नाराज़ थे, बहुत ही नाराज़ थे। एक तरफ राहुल द्रविड़ को, सामने वाली टीम को जो परेशान हो चुकी, जो थक चुकी थी इतना सारा फील्डिंग करने के बाद पाकिस्तान की टीम, उनको 1 घंटा बैटिंग करानी थी, और दूसरी तरफ सचिन को अपना दोहरा शतक, पाकिस्तान में दोहरा शतक कंप्लीट करना था जो उनका आधा अधूरा रह गया। सचिन थोड़े से नाराज़ हुए थे, थोड़े से गुस्सा हुए थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो आए थे उन्होंने बोला भी था कि ये मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। जब दूसरे दिन का खेल चालू होने वाला था तो सबको ये बहुत दिलचस्पी थी कि अब क्या होगा, सचिन कितने नाराज़ हो गए, इसका परिणाम इंडियन टीम पे क्या होगा। लेकिन जब दूसरे दिन खेल चालू होने वाला था तो सचिन एक बच्चे की तरह दौड़ते हुए, कूदते हुए मैदान पर आए। उन्होंने पूरी जान लगाकर उस दिन भी फील्डिंग की, और डे एंड पे उन्होंने बॉलिंग करते हुए मोइन अली को बोल्ड भी किया था। वो मैच हिंदुस्तान ने सब जब जीता तो मैं उनको मिलने के लिए गया था मुल्तान के होटल में। तो एक बात मुझे याद है कि हिंदुस्तानी टीम ने वो जो विक्ट्री थी उसका सेलिब्रेशन एक अनाथालय में, एक ऑर्फनेज में जाके किया था। और उसके बाद मैं राहुल द्रविड़ और सचिन से मिला था तो दोनों ने एक ही बात बोली थी, ये जो डिसीजन था वो क्रिकेटिंग डिसीजन था या नहीं, इसके ऊपर बहस होती रहेगी। लेकिन राहुल द्रविड़ ने सचिन को बोला, सचिन ने राहुल द्रविड़ को बोला कि हम इतने सालों से एक दूसरे के दोस्त हैं, हम एक टीम में खेल रहे हैं, जी जान लगाकर हिंदुस्तान टीम को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये छोटे मोटे जो हादसे होते रहते हैं इसकी वजह से हमारे दिल में दरार नहीं आनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी वजह से राहुल द्रविड़ ने जब उसको सराहा था तो उसने बोला था कि सुनंदन एक बात हमेशा ध्यान रखना
कि लोग ये सोचते रहेंगे कि सचिन ने क्या किया। आगे जाके जब वो मिला तो उन्होंने बोला कि 100 शतक उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में किए, लेकिन इसकी वजह से वो सिर्फ बड़े प्लेयर नहीं है। सचिन की सबसे बड़ा जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो ड्रेसिंग रूम का कंट्रीब्यूशन है। पहले जब ड्रेसिंग रूम में बड़े बड़े प्लेयर होते थे तो उनका रुतबा होता था, उनका एक होल्ड होता था, एक ईगो जैसा माहौल थोड़ा सा होता था कि ये सीनियर प्लेयर है, ये जूनियर प्लेयर है, इनको ये सम्मान देना चाहिए, ये होता था। लेकिन जब सचिन ड्रेसिंग रूम में आए तब से लेकर इंडियन टीम का ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना अच्छा रहा है कि सिर्फ टीम के बारे में सोचना, सिर्फ टीम स्पिरिट के बारे में सोचना है, टीम अपनी जीत कैसे सकती है इसके बारे में सोचना, ना कोई सीनियर ना कोई जूनियर। पर्सनल लेवल पे वो जितने अच्छे इंसान हैं मैं बयान नहीं कर सकता। एक अच्छे दोस्त है। एक छोटी सी कहानी मुझे भी याद आती है। मेरी छोटी बच्ची गार्गी जो स्टेट के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए फुटबॉल की टीम में थी, जयपुर में उसका मैच था। वो मैच में अच्छा खेलने के बाद सेमीफाइनल या कुछ तो इम्पोर्टेंट मैच था, उसमें उसको बड़ी इंजरी आ गई। एसीएल जो घुटने का इंजरी होती है, बहुत गंदी होती है, वो उसको हो गई। तब मैं भी टूर पे था अपनी वाइफ के साथ। हम दोनों पूना से बाहर राजस्थान एरिया में घूम रहे। एक तरफ मेरी छोटी बच्ची जो घुटने की चोट के वजह से वो रोती हुई पुनः वापस हमारे घर आ गई और वो रो रही है, डॉक्टर के पास जा रही है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको खेलना अब तो 1 साल के लिए मुश्किल है, तो इसकी वजह से वो रो रही है। उसने मुझे फ़ोन किया, मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया जिसके घर पे वो रुकी हुई थी। तो मेरे दिल में आया कि यार मैं तो बेबस रह गया, एक बाप की हैसियत से मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने में मुझे याद आया ऐसे वक्त सिर्फ एक ही आदमी काम आ सकता है, वो है सचिन तेंदुलकर। मैंने सचिन को रिक्वेस्ट किया, उसने जान लिया कि क्या करना है। उसने बाद में बोला तू चिंता मत कर, तेरा जो घूमना फिरना चालू है एंजॉय कर, मैं गार्गी से बात करता हूँ, मुझे लैंडलाइन का नंबर दे दे। तो मैंने मेरे बहन के लैंडलाइन का नंबर दे दिया। सचिन ने उसको फ़ोन किया, मेरी बहन ने वो फ़ोन उठाया और उसने बोला हाँ कौन बोल रहा है। उधर से सचिन ने बोला मैं सचिन बोल रहा हूँ, गार्गी है क्या? तो मेरी बहन बोलती है गार्गी, कोई तो सचिन नाम का लड़का तुझे कॉल कर रहा है। तो गार्गी रोते हुए फ़ोन लेने के लिए आई, उसको पता नहीं था सामने वाली कौन है। तो उसने फ़ोन जब उठाया तो उसने बोला सचिन, गार्गी मैं सचिन तेंदुलकर काका बोल रहा हूँ। तो वो फिर से रोने लगी क्योंकि उसको पता था सचिन क्यों फ़ोन कर रहा है, तो वो प्यार से रोने लगी। फिर सचिन ने उसको डांटा, वो बोला रोना बिल्कुल बंद कर, तू फुटबॉल खेल रही है, इसका मतलब तू कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में है, इसकी वजह से तुझे चोट आएगी। मुझे 1000 बार चोट आई है, तो ये रोने वाली बात नहीं है। अगर तुझे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट खेलना है और तुझे इंजरी नहीं चाहिए तो तू चेस खेल, तू क्या बोलते हैं टेबल टेनिस खेल, तू कॉन्टैक्ट स्पोर्ट मत खेल। ऐसा करके उसने बहुत डांटा और उसने ये बोला कई बार ऐसे होता है कि जब आपको लगता है ये मुझे क्यों हुआ, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि खेल के मैदान पर आपको अनबिलीवेबल सक्सेस बेवजह भी मिलता है, तब भी आपको पूछना चाहिए वाई मी, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम में वाई मी। ऐसे करके उसने मस्त उसको समझाया। गार्गी शांत हो गई, सेटल हो गई, हंसने लगी। और बाद में सचिन ने फ़ोन रखा और उसने, गार्गी ने, मेरी बेटी ने मेरी बहन को पूछा कि आपको पता है किसका फ़ोन था? तो उसने सचिन तेंदुलकर का फ़ोन था। तो मेरी बहन चिल्लाने लगी, उसने मुझे फ़ोन किया, अरे तुझे बोलना नहीं आता, सचिन फ़ोन कर रहा है, मैं ऐसे बर्ताव नहीं करती। लेकिन ये कहानी मुझे इसलिए याद आई कि जो आदमी एक दोस्त के लिए, उसकी बेटी के लिए इतना कुछ कर सकता है, वो सिर्फ क्रिकेटर अच्छा नहीं है, इंसान अच्छा है। क्या कोई सोच सकता है कि सचिन तेंदुलकर को भी नींद में चलने की आदत रही हो? जी हाँ, ऐसा हो चुका है। 1989 में जब इंडिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी तो सियालकोट में टेस्ट मैच के मौके पर सचिन अपने दूसरे साथी खिलाड़ियों के साथ एक फैक्ट्री में गए और अपने लिए वहाँ पर 2 या 3 जो क्रिकेट के बल्ले थे वो उन्होंने पसंद किए। एक्साइटमेंट बहुत थी और रात को उनको ख्वाब में भी वो बल्ले नज़र आने लगे और वो पूछते रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। नींद में अचानक नींद में से वो उठे हैं और चलना शुरू कर दिया, कमरे से बाहर आ गए। कॉरिडोर पर जो है वो देखा तो मनिंदर सिंह और रमन लामा ने
जो है वो वहाँ मौजूद थे, तो सचिन ने कहा कि मेरे बल्ले कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा तुम्हारे बल्ले जो हैं वो तुम्हारे पास ही हैं, और उनको वो पकड़कर जो है वो अपने कमरे में आए, बिस्तर पे उनको लिटा दिया। तो ये सचिन के साथ भी एक दिलचस्प वाक़या हो चुका है कि जिसका ज़िक्र उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है। और इसी सियालकोट टेस्ट मैच के मौके पर वक़ार यूनुस की एक तेज़ उठती हुई गेंद जो है वो सचिन की नाक पर लगी थी और खून बहना शुरू हो गया था, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपनी इस इनिंग्स को जारी नहीं रख पाएंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ी उनके गिर्द जमा हो गए थे, और इस मौके पर जावेद मियांदाद ने सचिन को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हारी तो नाक टूट गई है, अब तो तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा और तुम ये इनिंग्स अब नहीं खेल पाओगे। तो सचिन ने जो है वो जवाब दिया था जावेद मियांदाद को कि मैं खेलूँगा। और फिर सबने देखा कि उन्होंने अगली ही जो गेंद जो फेस की वक़ार यूनुस को, बल्कि एक नहीं 2 लगातार गेंदों पर उन्होंने वक़ार यूनुस को 2 चौके लगाए थे, जिससे उनकी जो एतमाद है वो ज़ाहिर हो रहा था। तो ये सचिन के अंदर एक बहुत बड़ी, कहना चाहिए कि उनका कॉन्फिडेंस और एक विल पावर थी कि जिन्होंने जो है नाक पर गेंद और खून बहने के बावजूद जो है इनिंग्स जारी रखी थी। अच्छा, इसी दौरे में जो है एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ था कि पेशावर में एग्ज़िबिशन मैच था, जो वनडे इंटरनेशनल था वो हो नहीं सका था, तो शायकीन को जो है खुश करने के लिए एक नुमाइशी मैच का इनेकाद कर लिया गया, और उसमें सचिन ने जो है बड़ी धुआंधार बैटिंग की थी। मुश्ताक अहमद लेग स्पिनर थे उस वक्त, वो नौजवान मुश्ताक अहमद, उनको सचिन ने जो है बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए चौके छक्के लगाए थे। तो उस पर अब्दुल कादिर ने जो है वो सचिन को मतलब मुखातिब करते हुए बड़े तंज़िया अंदाज में कहा था कि बच्चे को तुम मार रहे हो, दम है तो मुझे जो है मार के दिखाओ छक्के। और उसके बाद सबने देखा कि 4 छक्के जो है वो सचिन ने अब्दुल कादिर जैसे तजुर्बेकार वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर की गेंद पर लगा दिए थे। तो ये एक साइन था, एक आगाज़ था सचिन के इंटरनेशनल करियर का आगाज़ था, जिसके बाद फिर उन्होंने पलट कर नहीं देखा, और जब उन्होंने अपने करियर का इख्तिताम किया तो हम सब ने देखा कि वो किस तरह का इख्तिताम था, किस तरह का वो शानदार करियर था, बहुत ही ज़बरदस्त।